खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। खेती कृषि तकनीकी का विषय बिल्कुल नहीं है। विज्ञान दो प्रकार के हैं। एक विज्ञान जो प्रकृति आधारित है, कृषि उसमें आती है। कृषि का पूरा कारोबार प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति के विज्ञान, प्रकृति के ज्ञान पर आधारित है। और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं कंप्यूटर, मोबाइल, रॉकेट, मिसाइल बना सकता हूँ। जब हम खेती में उन्नति की बात करेंगे तो सीधी सीधी बात है, प्रकृति की उन्नति। प्रकृति जितनी समृद्धशाली होगी, खेती हमारी उतनी ही समृद्धशाली होगी। और एक उदाहरण देता हूं आपको। 17वीं शताब्दी तक, मतलब आज के ठीक 400 साल पहले, 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कब? 400 साल पहले तक। अभी 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, जिसको आदरणीय मोदी जी बढ़ाते 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 5वें नंबर पर ला करके खड़ा किए हैं। अब उनका कहना है कि इस पंचवर्षीय में मैं भारत की अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर ला करके खड़ा करूंगा। यह एक सवाल उठता है कि जब मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मेरे पास इंडस्ट्री नहीं थी, 400 साल पहले जब यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। किसके बलबूते पर थी? प्रकृति के बलबूते पर थी। जब हम गुलाम थे मुगलों के, देखिए आप, हम गुलाम थे तब भी हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी थी। फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो हमारी अर्थव्यवस्था पीछे खिसकने लगी। और 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। लेकिन अभी भी गुलामी के पीरियड में भी मैं किसी का कर्जदार नहीं था। और 1947 में क्या हुआ कि मेरे देश में जब आज़ाद हुए तो 34 करोड़ आबादी को भरपेट भोजन नहीं था। यानी कि जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी एग्रीकल्चर के खिलाफ, आज लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको बहुत कुछ दिया। अभी मैं समझाऊंगा क्या दिया और क्या लिया। हम 1947 में मेरे देश में 12.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन केवल 6 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती थी। क्यों? मुगल पीरियड में हम 12 करोड़ हेक्टेयर में खेती करते थे, लेकिन 150 साल के कार्यकाल में 100 साल अंग्रेजों का ब्रिटिश पीरियड में हमारा खेती का रकबा घट करके आधा रह गया। क्यों? खेती में टैक्स इतने ज़्यादा थे। किसान को भौतिक संसाधनों की चाह नहीं थी। कच्चे मकान थे, नीम का आशियाना था, मटके का पानी था, हल था, बैल था। तो वो सोच रहा है कि हमारा काम इतने से चल जाता। जो 50 बीघे में खेती करता था किसान, और तब ये खाद्यान्न मेरा निर्यात होता था और बदले में सोना चांदी आता था। टैक्स की पॉलिसी इतनी खतरनाक हुई, किसान ने कहा क्या करना यार, सब तो टैक्स में चला जाता है, तो चलो जीविकोपार्जन भर के लिए खेती करो। ये ट्रेंड बन गया था तब 1947 में खाद्यान्न की कमी थी। अदरवाइज तो मैं दुनिया भर को खाद्यान्न निर्यात करता था। तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी हम सोने की चिड़िया थे, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिने जाते थे। रीजन क्या था कि तब मेरे देश के किसान दार्शनिक थे। तब क्या कहा जाता था? राम की चिड़िया, राम का खेत।
खाओ चिड़िया भर भर पेट, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये दर्शन था मेरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी मेरे फोर फादर इतने ज्ञानी थे, उनको मालूम था कि इस पृथ्वी पर जीव जगत की जितनी माया है वो सबका पेट धरती माता को भरना है, उनकी कहीं अलग से खेती नहीं है। इसलिए वो किसी भी जीव को मारने का मन में विचार ही नहीं लाते थे और कोई कमी नहीं थी। क्यों? दर्शन में जब घुसेंगे, प्रकृति की व्यवस्था में जब अंदर जाएंगे तो पाएंगे क्या कि यहां कोई भी इकाई, चींटी से लेके हाथी तक, छोटी सी काई से, छोटी सी ग्रास से लेकर के बरगद का पेड़ तक, कोई भी इकाई प्रकृति और मनुष्य की दुश्मन नहीं है। सारी इकाइयां प्रकृति और मनुष्य के लिए निरंतर लगी रहती हैं, सारी इकाइयां। तो खेती दर्शन का विषय था। हम दार्शनिक थे, हम पूरी धरती में परमात्मा की माया देखते थे। और मेरे मन में भाव क्या था? परमात्मा की माया के खिलाफ जाना, परमात्मा की किसी भी बनाई गई इकाई को नष्ट करना, इससे बड़ा तो कोई अधर्म हो ही नहीं सकता। धर्मो रक्षति रक्षता, तब मेरे पूर्वज धर्म की रक्षा करते थे। धर्म की रक्षा का मतलब यह है कि प्रकृति की, परमात्मा की, भगवान के द्वारा बनाई गई समग्र व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीने की कोशिश करते थे। को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत था, सह अस्तित्व का भाव था। तो कोई इकाई हमको क्षति नहीं पहुंचाती थी और कारोबार मेरा अच्छा चल रहा था, चेहरे पे मुस्कान थी, स्वस्थ थे। 2 कुंटल का वजन यूं उठा के यूं फेंक देते थे। फिर क्या हुआ? आज़ादी के बाद 1960 में, क्योंकि नो डाउट खाद्यान्न की कमी थी, एक दौर था जब खाद्यान्न में सप्लाई करता था दूसरे देशों को, और 1947 के बाद 1960 के बीच में ऐसी अनाज की मारामारी थी कि लोगों को वास्तव में भोजन नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की दूषित पॉलिसी की वजह से। तो क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के किसानों से, नीतियों से और वैज्ञानिकों से निवेदन किया कि भाई हमको खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना है। तो उसी में क्या हुआ? उन्नतशील बीज, संतुलित उर्वरक, सिंचाई के साधनों का विस्तार, मैकेनाइजेशन, फसल सुरक्षा रसायन, ये 5 चीजें प्रमुख थी। उन्नतशील बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, मैकेनाइजेशन, इरिगेशन को बढ़ाना यानी सिंचित एरिया को बढ़ाना, और बाद में पेस्टिसाइड, फसल सुरक्षा रसायन। हमने ये सब कुछ अपनाया 1960 के दशक में, जहां मेरे पास 60 मिलियन टन खाद्यान्न था। 1990 आते आते हम 190 मिलियन टन खाद्यान्न को प्राप्त कर लिए, यानी मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। समझना बात, 1990 में आत्मनिर्भर बन गया। दूसरी तरफ खाद्यान्न तो प्रचुर मात्रा में हो गया, लेकिन कुछ चीजें और दिखाई दी। क्या दिखाई दी? हमने पाया कि जब सॉइल टेस्टिंग की जा रही तो देखा जा रहा है कि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। हम स्पष्ट रूप से देख पाने लगे कि 40-50 फुट का जो पानी था, भूगर्भ जल, वो 80-100 फुट पर जाने लगा। हमने स्पष्ट रूप से देखा कि खेत का केचुआ मर गया, मेंढक मर गया, तितली मर गई, मधुमक्खी मर गई, चिड़ियां भग गई। हमने स्पष्ट रूप से देखा कि मनुष्य के अंदर जो बीमारियां नहीं होती थीं, आज मनुष्य लाइलाज बीमारियों की चपेट में आने लगा। तो 1990 के बाद कुछ बुद्धिजीवियों के मन में ऐसा आया कि भाई क्या किया जाए, चिंता हुई। तो उन्होंने जैविक खेती को प्रमोट करने का काम किया कि भाई जैविक खेती की जाए जिसमें रसायन का प्रयोग ना हो। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं,
जो फर्टिलाइजर बनाने वाले, पेस्टिसाइड बनाने वाले, इनको बेचने वाले, कृषि यंत्र बेचने वाले, बोरिंग करने वाले, ये क्या चाहते हैं कि मेरा तो धंधा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग सफल हुई, अगर नेचुरल फार्मिंग सफल हुई, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो 50 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। तो बहुत कम लोग नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की सही में वकालत करते, बहुत कम लोग, और एक बहुत बड़ी भीड़ इसको सपोर्ट करती है, केमिकल फर्टिलाइजर को, केमिकल फार्मिंग को, मैकेनाइज्ड फार्मिंग को। क्यों? उनके धंधे बंद हो जाएंगे। तो सवाल यहाँ धंधा बंद होने का है कि धंधा मेरा बंद ना हो, इसलिए खूब सारे सरकारी योजनाएं हैं नेचुरल फार्मिंग के प्रति, परंपरागत खेती कैसे हो, नमामि गंगे के अंतर्गत। लेकिन 9 दिन चले, 2.5 कोस हुआ कुछ नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो किसान को जागरूक कर रहा है, 99 व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, वैज्ञानिक बेवकूफ है क्या, सरकार पागल है क्या, ये यूरिया डीएपी पर सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है? कुछ मतलब होगा ना। पेस्टिसाइड सरकारी दुकानों से क्यों बिक रहे हैं? कोई मतलब होगा ना। तुमको एक सिरफिरे ने बता दिया कि ये डालना गुनाह है तो तुमने गुनाह मान लिया, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो। अब विषय ये आ गया कि अगर जो चल रहा है उसको चलने देंगे तो अब कितने दिन चलेगा? हमने धरती में, जमीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए, वो ह्यूमस घटा करके मैंने कर दिया 0.3%। जमीन के नीचे वाटर लेवल 40-50 फुट पर होना चाहिए, उसको खींच करके मैं 200-250 फुट ले गया। जंगल 30% होने चाहिए, वो काट करके मैंने देश का एवरेज निकालेंगे तो 7% जंगल बचा, और कुछ इलाकों में तो 1% भी जंगल नहीं है। सरफेस वाटर की बात करें कि गांव में जलाशय, तो जलाशय बिल्कुल खत्म हो गए, न चिड़िया है, न तितली है, न मेढक है, न केचुआ है, न मधुमक्खी है, न इल्ली है, बस एक काले रंग की खोपड़ी बची है यहाँ, और ये अपनी खुशियां तलाश रही है। तो खुशियां तो मिलने से रही, खुशियां। खेती दर्शन का विषय है, और दर्शन क्या कहता है? दर्शन का मतलब होता है कि आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? धरती को, पानी को, हवा को, आकाश को, अग्नि को, और फिर इनके द्वारा निर्मित की गई नाना प्रकार वनस्पतियों को, नाना प्रकार के जीव जंतुओं को। और सॉइल साइंस में आपने एक विषय पढ़ा होगा, सॉइल साइंस कहती है कि इस धरती को फर्टाइल बनाने में करोड़ों साल लगे, धरती को फर्टाइल बनाने में करोड़ों साल लगे। पढ़ा है ना, सबने पढ़ाया गया है। तो जिसको ये पढ़ाएगा कि धरती को बनने में करोड़ों साल लगे, तो अगली कहानी, धरती को बनाया किसने? धरती को बनाया घासों ने और कीटों ने, वनस्पतियों ने और जीव जंतुओं ने। और आज क्या हुआ? ये पढ़ा लिखा इंसान आज इंसेक्टिसाइड लेकर के जीवों को मारता फिर रहा है, और खरपतवारनाशी रसायन लेकर के वनस्पतियों को मारता फिर रहा है। आप समझें धर्म और अधर्म। आपको पता है कि इस धरती को बनाने में नाना प्रकार की वनस्पतियों ने और नाना प्रकार के जीवों ने अपनी आहुतियां दी हैं, और आज पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं ये पेस्टिसाइड लेकर के उन्हीं को मारने लगा हूं। तो और अगली बात सुन लेना, हम किसी को मार नहीं पाए, और सच बता दूं, हमारी मच्छर मारने की हैसियत नहीं है, हमारी औकात मच्छर मारने की नहीं है भाई साहब। सत्य तो यही है। और अगला सत्य क्या है कि आप इल्ली को मारते रहे, तितली मर गई, आप दीमक को मारते रहे, केचुआ मर गया, आप माहू को मारते रहे, मधुमक्खी मर गई। आप जिनको मार रहे थे, ऐसी एक इकाई बताओ कि कोई भी खरपतवार आप मार पाए हो, इल्ली मार पाए, दीमक मार पाए, कोई भी चीज मार पाए? नहीं मार पाए। लेकिन हाँ, जिनको नहीं मारना चाहिए था वो मर गए। खेती में डिस्टरबेंस क्यों हुआ?
खेती में डिस्टरबेंस तो हम लोगों ने किया। अब सॉइल की रचना करने वालों को जब हम मारने लगेंगे और फिर सॉइल की फर्टिलिटी कमजोर हो जाएगी, फिर हम केवल जीवामृत की बात करेंगे, तो मेरा पागलपन है। मैं कई बार बोलता हूं जीवामृत बहुत उपयोगी है, लेकिन जीवामृत सब कुछ खेती में अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल, जो कॉमन सेंस है उससे बड़ा कोई निवेश खेती में नहीं है। अगर कॉमन सेंस है तो खेती में किसी निवेश की जरूरत नहीं है। नहीं तो जंगल चले जाओ, मत जाओ जंगल। आज के ठीक 60 साल पहले चले जाओ। 60 साल पहले अपने पिताजी से पूछ लेना, रबी आ गई, रबी में गेहूं तो होता ही नहीं था, गेहूं तो मेरे देश की क्रॉप है ही नहीं। रबी में जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, किसी भी फसल को बोने के लिए न पलेवा की जरूरत थी, न फर्टिलाइजर की जरूरत थी, न सिंचाई की जरूरत थी। सारी फसलें पैदा होती थी। क्यों? आज तो आप मसूर बोने के लिए पलेवा करनी पड़ती है। उसका मतलब क्या हुआ कि पहले 60 साल पहले मैं किसी खेत को जोत करके मसूर बो देता था। आज उस खेत को जोत करके मसूर बो देंगे तो मसूर नहीं जमेगी, यानी कि नमी का अभाव है। तो नमी बढ़ाने के लिए मैं पलेवा करता हूं, और पलेवा करते समय पानी जमीन के नीचे का निकालता हूं, तब मसूर जमती है। तो 60 साल पहले जमीन में इतनी सामर्थ्य थी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी बेहतरीन थी कि बिना पलेवा के मसूर बो सकते थे। और जब से आपने ये खुराफात किए ना, तब से आपको पलेवा की जरूरत पड़ने लगी। तो मित्र, खेती टेक्नोलॉजी का विषय बिल्कुल नहीं है। और टेक्नोलॉजी का विषय होता तो, और अगली चीज सुनना, कि 70 साल पहले आप गांव में किसी से पता कर लेना, हर गरीब के घर में जो खेती करता था, उसके घर में कहीं से 2, 4, 10, 15 किलो चांदी और 10, 20, 25, 50, 100 तोला सोना दादी कहीं गाड़ के रखती थी। तभी तो कहते थे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा। 70 सालों में वो सोना चांदी कहां चला गया किसी को पता नहीं है। घर में जो था वो तो चला ही गया, और किसान कर्जदार अलग से हो गया। अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी में इतनी जान थी तो किसान कर्जदार कैसे हो गया? माना कि देश का उत्पादन बढ़ा है, माना कि देश का उत्पादन, लेकिन किसान का क्या उत्पादन बढ़ा है? किसान को तो घाटा हो गया, किसान तो कर्जदार हो गया। और बताओ, ठीक 50 साल 40 साल पहले अखबार की एक न्यूज ले आओ कि जिस न्यूज में यह छपा हो कि महाराष्ट्र के या गुजरात के या उड़ीसा के किसी किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या की हो। खेती में घाटा होता ही नहीं था, खेती घाटे का विषय है ही नहीं। लेकिन आज देश में प्रतिवर्ष हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं। और इसका दोषी कौन है? जिसे मैं कई बार कहता हूं, जिन लोगों को यह गर्व है कि मेरी बदौलत देश का उत्पादन 60 मिलियन टन से 300 मिलियन टन हुआ, ठीक है, ये पुरस्कार, इसका श्रेय तुमको जाता है। लेकिन जमीन बंजर हुई, इसका भी श्रेय तुमको जाएगा। पानी में हैवी मेटल्स आए, इसका भी श्रेय तुमको जाएगा। चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, मेंढक मर गए, इसका श्रेय भी आपको जाएगा। आधी आबादी जो जन्म एवं मृत्यु के बीच में अस्पतालों की शरण में पड़ी हुई है, इसका श्रेय भी तुमको जाएगा। जो लूट व्यभिचार है, उसका श्रेय भी आपको जाएगा। यहाँ जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से लोग विक्षिप्त हुए हैं, विकलांग हुए हैं, बीमार हुए हैं, उसका श्रेय भी इसी टेक्नोलॉजी को जाएगा। क्यों? आप दर्शन अगर होता ना, तो दर्शन कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा का मतलब है सबसे पहले धरती माँ की रक्षा, जो आध्यात्मिक माँ है। अगर हम धरती माँ को सेफ साइड कर पाए, हम सॉइल को कैसे जिंदा रख सकते हैं,
सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सॉइल में वाटर होल्डिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, सॉइल के नीचे भूगर्भ जल स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, सॉइल को वनस्पतियों से कैसे ढक सकते हैं। ये धर्म है हमारा। और जंगल काट करके धन कमा लेना, जमीन बेच करके धन कमा लेना, जमीन के नीचे का पानी बेच करके धन कमा लेना, ये तो अधर्म है। तो कृषि समग्र रूप से दर्शन शास्त्र का विषय, और दर्शन का मतलब है तुमको जो दिखता है, क्या, धरती और धरती के ऊपर की माया, बेटा उसको ठीक नजर से देखो। और ये देखो कि तुम्हारा यहां कोई दुश्मन है भी कि जबरदस्ती। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दीमक। हम लोग इंटोमोलॉजी की बुक में पढ़ के आए कि दीमक खतरनाक है, दीमक क्षति पहुंचाती है। सत्य क्या है? दीमक किसी भी लिविंग टिश्यू को नहीं खाती। और ना विश्वास हो तो करके देख लो, चलो मेरे साथ जंगल में। दीमक की बड़ी बड़ी बामियां, जहां दीमक करोड़ों की संख्या में, उसी करोड़ों की संख्या के बगल में, बामी के बगल में, दीमक के घर के बगल में ना जाने कितनी छोटी छोटी वनस्पतियां उगी हैं। दीमक उनको नहीं खाती। लेकिन हाँ, एक बड़े वृक्ष की टहनी जब टूट के सूख के गिर जाती तो दीमक उसको खाती। दीमक का स्वभाव नहीं है कि लिविंग टिश्यू को खाए। उसको परमात्मा ने बोला है तुमको लिविंग नहीं खाना है। उसको इतना ज्ञान है कि अगर मैं लिविंग को खाऊंगी तो कल मेरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो गिर जाएगा सूख करके उसको खाऊंगी, किसी जिंदा पेड़ को। साजिश क्या थी? दीमक को शत्रु बता करके साजिश क्या थी? ये तो कोई नहीं कह सकता किसान के खेत का केचुआ मारना हमको, ये नहीं कह सकता था, ना कोई सुनता, मार पिटाई हो जाती। तो दीमक पे इल्जाम लगा दो, दीमक दुश्मन है, लोग जानते नहीं, दीमक को मारेंगे। उद्देश्य क्या है? केचुआ साला मर जाएगा। उद्देश्य क्या है? केचुआ मर जाएगा, सॉइल में रहने वाले नाना प्रकार के लिविंग मर जाएंगे और सॉइल डेड हो जाएगी। जब सॉइल डेड हो जाएगी तो ये किसान हमारे चारों तरफ चक्कर लगाएगा और फिर हम इंडस्ट्री के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर मेरा धंधा चला जाएगा, भला सफल हो जाएगा, किसान मरे या जिए। हम लोगों का क्या फर्ज है? हम किसान के बेटे हैं, हम गांव में पैदा हुए हैं और हम उनके साथ खड़े हो गए जो किसान के दुश्मन है। तो किसान बेचारा क्या करेगा? उसके साथ कोई तो खड़ा होने वाला मिले। उम्मीद करता हूं आप लोग किसान के साथ खड़े होंगे।